Hello guys, this is Dr. Pratibha Sharma and again I welcome you all on my YouTube channel Your Knowledge Vault. So today's topic of discussion is CFTR, that is cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. This topic is very important from exam point of view because I have seen many questions in previous year question papers of CSIR NET. So we will discuss the topic completely and then we'll try to answer some questions that have been previously asked in the papers. So let's start with the video. जब भी हम लाइफ के बारे में सोचते हैं तो सेल का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है. सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर के बना है. वो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है, लेकिन सेल की प्रेजेंस हमने हर ऑर्गेनिज्म में देखी है या हम देखते हैं. तो जब भी हम सेल की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हम सब जानते हैं. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेल को डेफिनेट शेप देती है या उसके ऑर्गेनेल्स को बाइंड करती है या सेल को सेल बनाती है. उसके लिए सेल मेम्ब्रेन की एसेंशियलिटी है. सेल मेम्ब्रेन ज़रूरी है. और इसी सेल मेम्ब्रेन के जब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो वो है इसकी सेमी परमिएबिलिटी. मतलब सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मतलब जब भी हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है वो होता है सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ कौन से आयंस और कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे या जाएंगे, इसका जो काम होता है वो करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन. ये जो फंक्शन है ये रेगुलेट करती है सेल मेम्ब्रेन. तो जो ये मूवमेंट है ये किस तरह से होता है? ये दो तरीके से हो सकता है. जब भी हम सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जो टेक्निकल टर्म की बात करते हैं हम, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट. तो जब भी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो दो तरह की हमारी प्रोसेस होती है. उनमें से एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट वो कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सेल को एनर्जी नहीं देनी पड़ती, सेल को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती. यानी अपने आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि सेल के एक साइड में कंसंट्रेशन हाई है तो सेल के दूसरे साइड में कंसंट्रेशन लो है, या वाइस वर्सा. अगर बाहर की साइड लो है और अंदर की साइड हाई है तो उस केस में क्या होता है कि पैसिवली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरह का मूवमेंट हो सकता है. एक होता है डिफ्यूज़न और दूसरा होता है थ्रू चैनल्स. जब सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि लिपिड बाइलेयर है ये. इस लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस अगर कंसंट्रेशन एक तरफ हाई है और एक तरफ लो है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न. चैनल्स के बारे में जब बात करते हैं तो चैनल्स के केस में इस मेम्ब्रेन में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, जैसे कि घरों में खिड़कियां होती है जिससे हमें हवा अक्रॉस हो जाती है, मतलब रूम के अंदर हवा आती है और चली जाती है, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिन मॉलिक्यूल्स का साइज़ जो है वो इतना छोटा नहीं है कि वो मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कर सके, तो उस केस में क्या है, उनके लिए चैनल्स प्रेजेंट होती है. दीज चैनल्स फैसिलिटेट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो ये जो चैनल्स है इन्हें हम कह देते हैं खिड़की. इसी तरीके से
जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम देखते हैं अगेन 2 टाइप्स के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैंने आपको जैसे बताया है, एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ATP से। मतलब ATP इज़ इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके लिए हमारे पास हो सकते हैं कुछ पंप्स या फिर ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, जब पंप्स की हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया ATP का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब जो मूवमेंट ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स है, वो सेल के अक्रॉस ATP के इन्वॉल्वमेंट, यानी ATP जो है वो एनर्जी देती है उन मॉलिक्यूल्स को, उन पंप्स को। एक्चुअली जो पंप्स हैं, इन पंप्स को एनर्जी देती है ताकि ये ओपन या क्लोज हों और इसके थ्रू ये फॉस्फोराइलेशन यानी एक फॉस्फेट ग्रुप इनको देती है और खुद ATP में चेंज हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से जो मॉलिक्यूल्स का या आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है। पंप्स में ही एक क्लास होती है ABC टाइप ऑफ पंप्स, ATP बाइंडिंग कैसेट पंप्स। ATP बाइंडिंग कैसेट। ABC पंप्स किसी पर्टिकुलर आयन या मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल के दोनों तरफ, यानी सेल अक्रॉस द सेल दे ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स और आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसी ABC पंप्स का एक एग्जाम्पल है CFTR, जिसके बारे में हम आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट CFTR। और CFTR के मैल फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं कि नॉन फंक्शन की वजह से जो डिजीज़ होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उस डिजीज़ का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे ताकि आपको ये पता रहे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या डिफ़िकल्टी लेवल हो सकता है क्वेश्चन का, और उसी लेवल तक फिर हम स्टडी करेंगे। सो एक क्वेश्चन जो है B पार्ट में पूछा गया था, पार्ट B में क्वेश्चन पेपर के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर दैट इज CFTR, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, इज़ नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। जैसे ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है ये पार्ट C में पूछा गया है और इसको करने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको पूरा टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। So now we are going to start our topic, that is CFTR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. CFTR. What is CFTR? CFTR is a type of protein that makes a channel or pump which facilitates the movement of chloride ions across the membrane. सो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये एक, और रेगुलेट करता है क्लोराइड आयंस का मूवमेंट अक्रॉस द सेल। ये जो मूवमेंट है इसका रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है, इसके लिए हमें जानना ज़रूरी है कि CFTR की नॉर्मल
फंक्शनिंग क्या है। तो इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग ये है कि जो भी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि CFTR प्रेजेंट कहाँ होते हैं। तो CFTR जो है वो हमारी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं जिन पर म्यूकस की लाइनिंग होती है, जिनके एपिथेलियम पर म्यूकस की लाइनिंग प्रेजेंट है, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लंग्स और पैंक्रियाज, स्वेट ग्लैंड्स या स्वेट ग्लैंड्स और रीनल एपिथेलियम। तो जहाँ जहाँ पे ये एपिथेलियम पे म्यूकस प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये CFTR जो है, वहाँ की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर CFTR प्रेजेंट होता है और ये क्लोराइड आयन के मूवमेंट को रेगुलेट करता है। इसी वजह से अगर CFTR में कोई भी डिफेक्ट होता है, कोई भी डिफेक्ट होगा तो यही पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, यही पार्ट मोस्ट अफेक्टेड होते हैं। इनमें भी लंग्स में जो सिम्टम्स होते हैं वो सीवियर होते हैं। ये डिज़ीज़ जो होती है जिसका जो नाम है CFTR के डिफेक्ट की वजह से जो डिज़ीज़ हमारे कॉज हो रही है, दैट इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये जो डिज़ीज़ है ये जनरली चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स को अफेक्ट करती है। और इस डिज़ीज़ के अंदर अगर लंग्स में CFTR में हमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिलता है तो उसकी वजह से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो एयरवेज है उनमें जो म्यूकस है वो बहुत ही थिक हो जाता है, दैट इज़ एबनॉर्मली थिक हो जाता है। और जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं जैसे कि स्यूडोमोनास एरोजिनेसा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। और जो कफ का फॉर्मेशन है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर होने लगती है। तो हम बात कर रहे थे CFTR के नॉर्मल फंक्शनलिटी के बारे में, नॉर्मली किस तरह से फंक्शन करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब CFTR है, मान लीजिए ये CFTR है, इससे क्लोराइड आयंस जो सेल्स के जो एयरवेज पर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें CFTR प्रेजेंट है। और ये CFTR के आउटसाइड CFTR सेल के आउटसाइड क्लोराइड आयंस को एक्सपोर्ट कर रही है। इस केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, लेकिन जब क्लोराइड आयन बाहर की तरफ मूव होते हैं तो उसके साथ ही सोडियम आयंस भी, जो Na+ आयंस है, ये भी बाहर की तरफ मूव होते हैं। और सोडियम और क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, सोडियम एंड क्लोराइड, इनकी इसके आउटसाइड मूवमेंट की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वाटर को भी बाहर फ्लो होने पर मजबूर कर देता है, मतलब वाटर भी बाहर की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि NaCl की जो प्रेजेंस है, NaCl की जो कंसनट्रेशन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा है, सेल के आउटसाइड ज़्यादा है। तो इसी तरह से वाटर भी क्या है, बाहर सीक्रेट होने लगेगा। और इसकी वजह से जो यहाँ पे Na और Cl है वो डाइल्यूट होने लगेगा और जो म्यूकस लाइनिंग है वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहेगी, वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहती है। तो ये इसका नॉर्मल फंक्शन था। अगर किसी भी तरीके से हम सोच सकते हैं कि किसी भी तरीके से अगर ये CFTR प्रेजेंट नहीं हो, CFTR प्रेजेंट नहीं हो या ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा हो तो क्लोराइड आयंस का जो आउटसाइड मूवमेंट है वो नहीं होगा और सोडियम आयंस भी नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड आयंस के मूवमेंट से ही एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होता है जिससे सोडियम आयंस भी बाहर की तरफ मूव करते हैं, तो ये भी नहीं जाएंगे। इनके लिए एक अलग से ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है सोडियम आयंस के लिए, तो ये सोडियम आयंस भी बाहर मूव नहीं करेंगे, क्लोराइड भी नहीं जाएगा। तो वाटर के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और वाटर भी बाहर नहीं जाएगा। और इसी तरह से इस वजह से क्या होगा कि जो म्यूकस लाइनिंग है वहाँ पे प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा और प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होने की वजह से जो म्यूकस है वो एबनॉर्मली थिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर जो पर्सन सिस्टिक फाइब्रोसिस से अफेक्टेड है उसके अंदर ये प्रोसेस होती है और इसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ, फिर वो जो थिक म्यूकस है, थिक म्यूकस जो है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने लगते हैं और एक इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि CFTR किस तरह से फंक्शन करता है, यानी ये क्लोराइड आयन का मूवमेंट जो है फैसिलिटेट करता है
एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि इस फैसिलिटेशन के लिए हमें ATP की एक फॉर्म CAMP इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये CAMP ही फैसिलिटेट करता है क्लोराइड आयन के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। सो अब हम बात करने वाले हैं कि CFTR की जब नॉर्मल कंडीशन में उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो CFTR के बारे में बात करें तो इसमें ये 3 जो डोमेन्स है, ये एक प्रोटीन है जो कि 3 डोमेन से मिलकर के बना है। एक फर्स्ट डोमेन होता है ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, इसके 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, एक आगे प्रेजेंट है और एक पीछे की साइड प्रेजेंट है, और बीच में ये इस तरह से एक होल है जो कि क्लोराइड आयन के लिए को फ्री फ्लो होने के लिए आने और जाने यानी उसके एंट्री और एग्जिट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। दूसरा जो डोमेन है दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन। 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ ही एक यहाँ पे रेगुलेटरी डोमेन भी प्रेजेंट होता है, रेगुलेटरी डोमेन। इस तरह से ये 3 डोमेन से मिलकर के इसमें हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल CFTR बना होता है। ये जो NBD है दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग डोमेन, इसके अंदर ही वो साइट्स होती है जो कि ATP से बाइंड हो सकती है, ATP से बाइंड हो सकती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है क्लोराइड आयंस के ट्रांसपोर्ट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी डोमेन है, इसमें बहुत सारे सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और ये जो सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, इसमें सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ये जो सीरीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं ये ATP से फास्फोराइलेट हो जाते हैं और चैनल को ओपन कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक तरीके से फंक्शन करता है। ये इसकी स्ट्रक्चर भी हो गई और इसका फंक्शन भी। आई होप आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे कि CFTR की नॉन फंक्शनिंग या मैल फंक्शनिंग, या इसका जो तरीके से कहते हैं मैल स्ट्रक्चर, मतलब इसकी स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होती है, तो ये जो तीनों केसेस है, इस केसेस में CFTR प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ कॉज करता है। तो अब हमें बात करनी होगी कि क्यों ऐसा होता है। तो CFTR के लिए, CFTR क्योंकि हमें पता है प्रोटीन है, और प्रोटीन के बारे में भी हम ये जानते हैं कि ये ट्रांसलेट होते हैं कहाँ से, mRNA से, और mRNA कैसे बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से, और ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, DNA का। DNA मतलब क्या, जीन का। तो CFTR का एक जीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म पे। तो क्रोमोसोम नंबर 7 की लॉन्ग आर्म पे CFTR जीन हमारा प्रेजेंट होता है, CFTR जीन प्रेजेंट होता है। इस जीन में अगर किसी भी न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये गलत इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कोई भी म्यूटेशन अगर हो गया और उस वजह से जो कोडोन बन रहा है वो स्टॉप कोडोन बन गया है, तो उसकी जगह पे जब प्रोटीन एनकोड होगा तो कोई भी अमाइनो एसिड नहीं आएगा। कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो यानी कि सिंगल अमाइनो एसिड का वहाँ पे एब्सेंस होती है, यानी सिंगल अमाइनो एसिड के डिलीशन से जो एक CFTR में डिफेक्ट हो जाता है, उसे वो एक मोस्ट कॉमन हमारा म्यूटेशन माना जाता है जो कि जनरली CFTR को अफेक्ट करता है। इस सिंगल अमाइनो एसिड की बात करें तो इसमें भी मोर पर्टिकुलरली जो देखा गया है वो है फिनाइल एलेनिन। इसका डिलीशन हो जाता है, और इसकी वजह से इसका डिलीशन भी कहाँ होता है, जो न्यूक्लियर बाइंडिंग डोमेन जो हमने देखा था उसका जो फर्स्ट जो 2 फोल्ड्स थे, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग फोल्ड्स थे, उनमें से जो 2 फोल्ड्स थे उनका फर्स्ट जो फोल्ड था जो कि ATP बाइंडिंग साइट होता है, वहाँ पे ये डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। फिनाइल एलेनिन वहाँ पे एब्सेंट होता है, और इस जो म्यूटेशन, ये जो म्यूटेशन होता है, इस म्यूटेशन को नाम दिया जाता है डेल्टा F508, डेल्टा F508 या 508 म्यूटेशन इन CFTR जीन।
तो इस तरह का जो म्यूटेटेड CFTR होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिटेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि ये CFTR है, ये ER में, RER में ट्रांसलेट होकर RER में जाएगा, क्योंकि इसका जो फेट है कि इसको जाना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो इसके लिए जो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए जो मैकेनिज़्म होता है वो थ्रू RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये जाती है। ये क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, वहाँ पे ये प्रॉपरली फोल्ड होता है। नॉर्मल CFTR की बात कर रही हूँ। फोल्ड होता है, उसके बाद ये गोल्जी में जाता है और गोल्जी के थ्रू ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँच जाता है, क्योंकि ER की जो ल्यूमेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब ER जैसे हम ये बनाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये ER है, तो ये जो ER है यही सेल के बाहर की तरफ, मतलब ये ER की जो ल्यूमेन है यही सेल के बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो प्रोटीन होगा ये यहाँ पे हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरह से नॉर्मल CFTR की फंक्शनिंग होती है। लेकिन अगर म्यूटेटेड CFTR है तो वो क्या होगा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये CFTR प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न आएगा यहाँ से, क्योंकि RER के अंदर ये इसकी प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होगी। तो या तो क्या होगा, प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होने की वजह से ER में जो शैपरॉन्स होते हैं वो इसको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करने का मतलब है कि इसको डिग्रेड कर देंगे, तो ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह की जो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाने की वजह से CFTR प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं आ पाएगा और क्लोराइड आयंस का जो हमारा मूवमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ कॉज हो जाती है। इसके अलावा और एक तरह का म्यूटेशन हो सकता है कि इसकी जो फास्फोराइलेशन साइट्स है, जो कि रेगुलेटरी डोमेन में हमारी फास्फोराइलेशन साइट्स होती हैं, वो फास्फोराइलेशन साइट्स में डिफेक्ट हो सकता है। फास्फोराइलेशन साइट्स में डिफेक्ट हो सकता है, वो चेंज हो सकती है और इस तरह से चैनल का फंक्शन है वो अफेक्ट हो सकता है। चैनल का फंक्शन क्या हो सकता है? अफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से कई तरह का म्यूटेशन कॉज हो सकता है और उस वजह से CFTR है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और प्रॉपरली वर्क नहीं करने की वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ कॉज हो जाती है। सो आई थिंक आपको होल टॉपिक समझ में आ गया होगा। टॉपिक को एक बार मैं सम अप कर देती हूँ। CFTR क्लोराइड आयंस का ट्रांसपोर्ट करता है। CFTR एक प्रोटीन है, एनकोड होता है एक जीन से। इस जीन में क्योंकि जीन है तो म्यूटेशन भी हो सकता है, पर म्यूटेशन जाने से पहले इसका नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? नॉर्मली ये क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट की वजह से एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट होता है, जिससे सोडियम का और सोडियम के साथ ही वाटर का भी ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड द सेल। इससे क्या होता है कि म्यूकस जो है वो प्रॉपरली हाइड्रेट रहता है। तो अगर ये नॉर्मली वर्क नहीं करेगा तो म्यूकस प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं होगा और थिक हो जाएगा और थिक होने की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे। तो अगर एबनॉर्मल होता है तो ये सब प्रोसेसेस होती है और एक डिजीज़ कॉज करती है जिसे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल क्यों होगा? एबनॉर्मल होगा म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन किस तरह से होता है? मेन जो म्यूटेशन 600 टाइप्स के म्यूटेशन हमने इसमें डिटेक्ट किए हैं, हमने मतलब साइंटिस्ट ने। तो ये मोस्ट कॉमन जो है वो है डेल्टा F508। इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से एक सिंगल अमाइनो एसिड दैट इज़ मोस्ट कॉमनली फिनाइल एलेनिन इट गेट्स डिलीटेड और इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्रोटीन। सो जो ये इस प्रोटीन की एब्सेंस, इस अमाइनो एसिड की एब्सेंस की वजह से ये म्यूटेशन कॉज होगा और प्रॉपरली जो है ATP बाइंडिंग साइट्स जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये जो हमने देखा कि म्यूटेशन होगा उससे जो प्रोटीन बनेगा वो न्यूक्लियर बाइंडिंग डोमेन बनाता है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग डोमेन में जो हमारे डिफेक्ट हो गया है तो ATP प्रॉपरली बाइंड नहीं होगा और ATP प्रॉपरली बाइंड नहीं होने की वजह से क्लोराइड आयन का जो मूवमेंट है वो भी प्रॉपरली नहीं होगा। तो इस तरह से म्यूटेटेड CFTR प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ER के अंदर ही ये रह जाएगा, क्योंकि इसकी फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होगी। फोल्डिंग प्रॉपरली नहीं होने की वजह से ये ER में ही डिग्रेड हो जाएगा।
डिग्रेड हो जाएगा ER में ही, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर अपीयर नहीं होगा और क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा समअप भी कर दिया है कि किस तरह से CFTR वर्क करता है। CFTR का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और हमारे क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर CFTR इज नोन टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच आयन। क्वेश्चन इज वेरी इजी, एनीवन कैन आंसर। तो द आंसर इज क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाती हूँ। Question asks, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR protein is known to be a CAMP dependent chloride channel. CF patients with mutant CFTR protein show reduced chloride permeability and as a result exhibited elevated chloride level in sweat. To prove this, CFTR proteins both wild type and mutate are inserted in a model membrane, that is liposome, and chloride transport is followed with radioactive chloride. It is known that the topology of CFTR in membrane is very important for its function. Despite no proteolytic degradation or denaturation of CFTR protein, wild type CFTR failed to transport chloride in liposome. Which of the following is the correct explanation of this? तो पहले क्वेश्चन समझिए, फिर मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि CFTR एक प्रोटीन है जो कि CAMP डिपेंडेंट होता है, क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड का ट्रांसपोर्ट कराता है। अगर म्यूटेंट होता है तो ये क्लोराइड परमेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से स्वेट के अंदर एलिवेटेड लेवल ऑफ क्लोराइड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसको प्रूव करने के लिए हमने एक वाइल्ड टाइप और एक म्यूटेंट, दो तरह के CFTR प्रोटीन लिए हैं और इनको एक मॉडल मेम्ब्रेन जो कि लाइपोसोम है। लाइपोसोम के बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है कि लाइपोसोम क्या होता है, तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। तो लाइपोसोम एक मॉडल मेम्ब्रेन है, यानी एक मेम्ब्रेन जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से लिपिड बाइलेयर होती है, तो लाइपोसोम एक इस तरह से सर्कुलर आप मान सकते हैं, यानी सेल्फ सीलिंग अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो जाती है, ये जो हमारी लिपिड बाइलेयर है इसी तरीके से एक सेल्फ सीलिंग होने की वजह से एक लाइपोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम लाइपोसोम कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने इनको इंसर्ट कराया, वाइल्ड टाइप और जो म्यूटेटेड CFTR है दोनों को, और फिर हमने देखा कि क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट देखने के लिए जो क्लोराइड आयन लिए थे वो लिए रेडियो एक्टिव, ताकि इसको डिटेक्ट किया जा सके। अब हम ये जानते हैं कि जो CFTR की टोपोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फंक्शन के लिए। ये जो आपकी लाइन है, यही लाइन आपका आंसर आपको बता रही है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है, लाइन कह रही है कि CFTR की टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कोई भी प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन या डीनेचुरेशन नहीं हो रहा है CFTR प्रोटीन का, यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस हमने कैरी आउट किया है उसमें कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं था जिससे कि CFTR में कुछ भी किसी भी तरह का डिलीशन हमको देखने को मिल जाए या कुछ भी म्यूटेशन अपने आप हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वाइल्ड टाइप CFTR फेल्ड टू ट्रांसपोर्ट क्लोराइड इन लाइपोसोम, उसके बावजूद वाइल्ड टाइप जो CFTR है वो क्लोराइड का प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो इसके क्या जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि CFTR गेट्स म्यूटेटेड ड्यूरिंग इंसर्शन इन लाइपोसोम। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि कोई भी प्रोटीलिटिक डिग्रेडेशन या डीनेचुरेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह से कोई भी म्यूटेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है और ये प्रोसेस नहीं हो सकती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि CFTR प्रोटीन लॉसेस एफिनिटी विद क्लोराइड आयन। तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि CFTR प्रोटीन अगर प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो वो क्लोराइड को ज़रूर ट्रांसपोर्ट करेगा, वो क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता। ये एफिनिटी लूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी तरह का डिग्रेडेशन डीनेचुरेशन यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जो लास्ट की दो लाइंस है ना, ये ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगी। क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है CFTR प्रोटीन गेट्स रॉन्गली इंसर्टेड इन लाइपोसोम, और फोर्थ है CFTR प्रोटीन लॉसेस चैनल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी इन लाइपोसोम। ये दो ऑप्शंस आपके हो सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि चैनल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी भी लूज़ नहीं करेगा ये, क्योंकि वही हमारा यहाँ पे जो है
डीनेचुरेशन डिग्रेडेशन किसी तरह का नहीं हो रहा है तो चैनल तो ये बनाएगा ही। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है कि CFTR गेट रॉन्गली इंसर्टेड इन लाइपोसोम, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जब इसका इंसर्शन हो रहा है, ये देखिए इंसर्शन जब हो रहा है तो ये इसमें कहा गया कि टोपोलॉजी जो है वो ही इसके फंक्शन को के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैनल बन भी गया है, इंसर्ट भी हो गया है, लेकिन उसका इंसर्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ है और इस वजह से वो जो है क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इसी लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है। टोपोलॉजी यानी कि जो चैनल है वो ठीक तरह से यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, उसकी टोपोलॉजी सही नहीं है, उसका माइट भी उसका ओरिएंटेशन सही नहीं हो, उसकी फास्फोरेशन साइट या किसी भी तरीके से वो जो सही प्लेस पर इंसर्ट नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये जो क्लोराइड आयन का मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम कहेंगे कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो गाइज़ इसी के साथ ये टॉपिक होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और आपने पसंद किया है इसको, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।